Good evening, students. So, this is our lecture number 18 of the Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. And in this lecture, we are going to conclude our discussion upon section 168 BSA, which will be read with section 348 BNSS and 181 of BNSS, and order 16, rule 14, and order 18, rule 17 of CPC 1908. एंड अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं पैरेलली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने 94 और 95 के साथ जो उसके रिलेटेड सेक्शंस थे उनको कवर किया एंड हमने उसको प्रॉपरली कंक्लूड कर लिया। अब जो सेक्शन 168 बीएसए है, 168 बीएसए को हमने पिछले लेक्चर्स में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन प्रॉपरली उसके रिगार्डिंग केस लॉज एंड उसकी पूरी लैंग्वेज को हमने कवर नहीं किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग यही करने वाले हैं, 168 के डिस्कशन को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड मैं आपको बता दूं जो सेक्शन 168 है इट शुड बी रेड विद सेक्शन 348, 181 एंड ऑर्डर 16 रूल 14 एंड ऑर्डर 18 रूल 17 ऑफ CPC 1908। अलॉन्ग विद दिस हमें सेक्शन 313 CRPC विच इज सेक्शन 351 BNSS, इसको भी 168 के साथ ही पढ़ना है। ठीक है, और बहुत ही डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज ये काफी हद तक कनेक्टेड है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अच्छा, अब तक हमने 168 के रिगार्डिंग क्या डिस्कशन की थी? हमने ये समझा था कि जब किसी पर्टिकुलर केस में कोर्ट को अपना ओपिनियन फॉर्म करना होता है, यानी कि जब कोर्ट को अपना जजमेंट देना होता है, तो एज पर सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1 द जजमेंट शुड ओनली बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड। ये टॉपिक हमने कवर किया था काफी डिटेल में। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया था ये चीज जो सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1 है। ठीक है, अब जो सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1 है ये हमें एक जनरल रूल देता है कि जब भी कोर्ट अपना जजमेंट बेस करेगा तो जजमेंट हमेशा ही रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूफ के ऊपर ही होगा। अब जो इसके बाकी पार्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग साथ में कनेक्ट भी करेंगे बाकी प्रोविजंस के साथ जो कि BNSS और CPC के हैं। सो लेट्स रीड द प्रोविजन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 168 इज ट्राइंग टू से। सो सेक्शन 168 का जो हेड नोट है ये कहता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। बेसिकली लूजली अगर हम लोग समझे तो जो सेक्शन 168 है ये जज को किसी सिविल या क्रिमिनल केस में ये पावर देता है कि वो एट एनी टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग, ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग दे कैन ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड दे कैन पुट क्वेश्चन to any party or any witness who is present in the court। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि जो जज है उसको बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 168 ये पावर दिया गया है कि कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो इस सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है टू एनी पार्टी और एनी विटनेस स्लैश पर्सन present in the court. Along with that, in any civil or criminal proceeding, the judge have the power to order production of a document. And also, the judge can order any material thing. ठीक है, इतनी पावर, इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ पावर हमने जज के ऊपर कन्फर किया है व्हेन ही इज एडजुडिकेटिंग अ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नाउ 168 का लेजिस्लेटिव विजडम क्या है? अर्लियर इट वाज सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका लेजिस्लेटिव विजडम क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब कानून एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब रोमन्स हुआ करते थे, जब बहुत ही हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, जब कानून एग्जिस्टेंस में आया था, जब ट्रायल होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो उस समय ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो जज है द जज शुड रिमेन अ
म्यूट स्पेक्टेटर, ठीक है। बट आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो कानून है, जो लॉ है, वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, इट इवॉल्व्स विद टाइम। जो भी जिस समय की रिक्वायरमेंट होती है उस समय के हिसाब से कानून को फ्रेम किया जाता है, लेकिन समय बदलता है, लोगों की माइंडसेट भी बदलती है, सिचुएशन बदलता है, इकोनॉमिक कंडीशन बदलता है, और इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए जो कानून होता है वो इवॉल्व करता है। और जब वो इवॉल्व करता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कानून को ऐसे ड्राफ्ट किया जाए कि वो उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से कंप्लाई कर सके। तो धीरे धीरे ये देखा गया कि इट इज इंपॉर्टेंट कि जज एक म्यूट स्पेक्टेटर ना रहे, रादर ही शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल, ठीक है। प्रोएक्टिव रोल का यहां पे मतलब क्या है कि जज को एक्टिवली प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करना है। ही शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल बट ही शुड नॉट बी ओवर जीलस, ठीक है। ओवर जीलस का यहां पे मतलब क्या है कि आपको अगर नेसेसरी लगता है तो आप सवाल जवाब करिए, आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाइए, आप किसी चीज को प्रोड्यूस करवाइए, लेकिन आप बहुत एक्साइटेड मत हो जाइए। एक्साइटेड नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई देखो, जो क्रॉस करने का राइट है वो एडवर्स पार्टी का होता है, ठीक है। अब एडवर्स पार्टी जो है, जो ऑपोजिट पार्टी है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं किसी विटनेस का, उसी बीच में आप कूद जा रहे हो, आप कूद के उसमें सवाल जवाब करना शुरू कर दे रहे हो, तो जो पार्टी किसी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है वो प्रॉपरली क्रॉस एग्जामिनेशन कर नहीं पाएगी। सो इट्स बेटर कि यू रिमेन लाइक यू शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल बट यू शुड नॉट बी ओवर जीलस, ठीक है। हम सेक्शन 168 में जो पावर जज को दिया गया है उसको एक और नाम देते हैं, इट इज एन इंक्विस्टोरियल पावर ऑफ द कोर्ट। इंक्विस्टोरियल का मतलब क्या होता है? वेयर द कोर्ट इज कंपिटेंट टू इंक्वायर और टू आस्क क्वेश्चंस। दिस इज व्हाट द इंक्विस्टोरियल पावर ऑफ द कोर्ट मीन्स, ठीक है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 168 और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 168 का पर्पस क्या है? यहां पर हम जज को इतना एम्पल अमाउंट ऑफ पावर क्यों कन्फर कर रहे हैं? यहां पर इतना पावर हम जज को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि वो प्रूफ ऑब्टेन कर सके ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। जब हमने सेक्शन 3 की डिस्कशन की थी, जब हमने सेक्शन 142 की डिस्कशन की थी, तो हमने ये समझा था कि जो पार्टीज हैं दे आर ओनली अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ ईदर अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहां पर पार्टीज को हमने ये डायरेक्शन दिया है कि आप एविडेंस तो दे सकते हो, लेकिन आप एविडेंस खाली दे सकते हो टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ठीक है। अब आप किसी रेलेवेंट फैक्ट का अगर एविडेंस दे रहे हो, लेकिन जज जो है ना उन एविडेंसेस से सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू है इट हैज बीन प्रूव्ड और नॉट, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस प्रोड्यूस किया टू प्रूव अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, उससे कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है कि रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू प्रूव हो चुका है, तो जज यहां पर क्या कर सकता है? जज अपने सेटिस्फैक्शन के लिए फर्दर क्वेश्चन कर सकता है या फिर कोई भी स्टेप ले सकता है टू एसर्टेन कि वेदर दिस रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू हैज बीन प्रूव्ड और नॉट। तो यहां पर क्या कह रहा है? द जज में, यानी यहां पे हमने जज को एक डिस्क्रिशन दिया है। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, तो जो 168 की पावर है जज के पास, जो इंक्विस्टोरियल पावर है जज के पास, वो उसको कैसे एक्सरसाइज करेगा? ही विल एक्सरसाइज इट टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। कोई रेलेवेंट फैक्ट है तो उसकी डिस्कवरी के लिए वो कोई क्वेश्चन कर सकता है, कोई प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकता है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट जिन एविडेंसेस से एक पार्टी प्रूव कर रहा है वो प्रॉपरली प्रूव नहीं हो पा रहा, तो ही कैन आस्क फर्दर प्रूफ टू प्रूव अ रेलेवेंट फैक्ट। ये पर्पस है 168 का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सेक्शन 168 है बीएसए का, उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस ये है, द जज इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 168 इज टू ऑब्टेन proof of relevant facts and to discover relevant facts. Is that clear? Now आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं जज के पास पावर क्या क्या है। Now the judge under section 168 ask any question he considers necessary in any form। यहां पे जो in any form है इसका मतलब क्या है? in any form का मतलब यहां पर यह है कि जज को हमने इतनी sufficient पावर दी है कि he can ask any question। any question का मतलब यहां पर क्या है? whether the question
whether the question pertains to a relevant fact or irrelevant fact. इसको IRF लिख दे रहा है इन शॉर्ट में, ठीक है. चाहे वो क्वेश्चन किसी रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेश्चन किसी इररेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, डजंट मैटर. द जज कैन वेरी वेल आस्क एनी क्वेश्चन विच मे रिलेट टू अ रेलेवेंट फैक्ट और इररेलेवेंट फैक्ट, ठीक है. बट जज जो है भले ही उसके पास ये पावर है कि वो इररेलेवेंट फैक्ट पर सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन अगेन सेक्शन 168 का जो प्रोवाइजो है इट विल कम इनटू प्ले. एंड व्हाट दिस प्रोवाइजो सेज, व्हाट दिस प्रोवाइजो स्टेट्स कि इवन दो यू कैन आस्क क्वेश्चंस related to irrelevant fact, but still you have to base the judgment upon relevant facts duly proved only. Is that clear? आगे देखते हैं यहां पे क्या बोल रहा है. हाँ, तो पहला पावर जज के पास क्या है, he can ask any question. एनी क्वेश्चन, ठीक है. आगे एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज. अब यहां पर जो ये एनी क्वेश्चन है इट कैन बी आस्क्ड एट एनी टाइम, ऑफ कोर्स इन द कोर्ट आवर्स, ठीक है. घर जाके तो सवाल नहीं करेंगे जज साहब वहां पे, ठीक है. ऑफ एनी विटनेस यानी टू एनी विटनेस, और ऑफ द पार्टीज यानी कि एनी पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग अबाउट एनी फैक्ट, अगेन एनी इररेलेवेंट और रेलेवेंट फैक्ट, एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. सेकेंड पावर हमारे पास क्या है यहां पर, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है. अब द डॉक्यूमेंट, अब यहां पे अगर डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा रहा है तो इट कैन ईदर बी अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, ठीक है. अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करो कोर्ट में, ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, तीसरा पावर यहां पर क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मटीरियल थिंग. अब यहां पे मटीरियल थिंग का यहां पे मतलब क्या है, थिंग का मतलब क्या है. जैसे सपोज मैं आपको बताता हूं, एक कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया था किसी गन से या किसी नाइफ से. तो जज के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी पार्टी को ये कह सकता है कि अगर कोई भी चीज आपके पोजीशन में है तो उसको भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस करो. ही कैन ऑर्डर एनीथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट. इज दैट क्लियर? आगे, he may order the production of any document or thing and neither the parties nor their representative shall be entitled to make any objection. अब हमने यहां पर ये जज की सारी पावर्स को समझ लिया. साथ ही साथ यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर जज अपने इनमें से किसी भी पावर को एक्सरसाइज करता है तो कोई भी पार्टी के पास यहां पर यह राइट नहीं है कि दे कैन ऑब्जेक्ट to such power of the court. When the court is exercising the power under section 168, so no party have the right or have the authority or have any claim to object the exercise of the power of the court under section 168 to any such question or order. ठीक है. अब यहां पे देखो, जज साहब क्वेश्चन करेंगे लेकिन अगर डॉक्यूमेंट उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करवाना है तो वो उसके लिए ऑर्डर करेंगे. Nor without the leave of the court to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question. तो हमें 168 के अंदर यह समझ में आ गया कि जज साहब के पास बहुत सारी पावर है. बहुत सारी पावर में क्या है कि जज साहब कोई भी सवाल कर सकते हैं अगर कोई विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है उससे, कोई भी पार्टी अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उससे. अलॉन्ग विद दैट उनके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं और वो किसी थिंग को भी प्रोड्यूस करने के लिए कह सकते हैं. अब नाउ यहां पे हमने ये भी समझा कि जज अपनी पावर को जब एक्सरसाइज कर रहा है 168 के अंदर तो कोई भी पार्टी इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती. वो ये नहीं कह सकती कि जज साहब आप इस पावर को कैसे एक्सरसाइज कर रहे हो. समझ में आ गया आपको? ठीक है. और देखिए यहां पे जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है एट एनी टाइम एट एनी स्टेज. मतलब पावर इतना एब्सोल्यूट है कि किसी भी टाइम पर, लाइक सपोज किसी पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है उस टाइम पर भी 168 के अंदर कोर्ट उस पर्टिकुलर विटनेस से क्वेश्चन कर सकती है. हम उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है. लेकिन इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है वो हम लोग आगे अभी समझेंगे, ठीक है. बट अभी आपको ये समझना है कि किसी भी टाइम पर जज साहब जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी इसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रेस नहीं कर सकता. लेकिन अगर सपोज जज साहब ने कोई सवाल पूछा, किसी विटनेस या किसी पार्टी से कोई क्वेश्चन किया, उसने उस क्वेश्चन का जवाब दिया,
ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पार्टी कोई जज साहब को जवाब दे रही है तो पॉसिबिलिटी तो यहां पर यही है ना कि वो जवाब कुछ ऐसा देगा जो कि उसके फेवर में होगा। तो यहां पर जो ऑपोजिट पार्टी है उसके पास ये राइट तो होना चाहिए ना कि वो उस पर्टिकुलर बंदे को क्रॉस एग्जामिन कर सके, है कि नहीं? लेकिन 168 ये कहता है कि आपको हम क्रॉस एग्जामिन करने का राइट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास क्रॉस एग्जामिन करने का राइट नहीं है। जनरली जो बीएसए का स्कीम है उसके अंदर एक पार्टी के पास जब भी किसी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने का राइट होता है। लेकिन 168 यहां पर यह कहता है कि आपके पास ये राइट नहीं है क्रॉस एग्जामिन करने का। समझ में आ गया? लेकिन आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो अगर आपको लीव ऑफ द कोर्ट मिल जाए, यानी कि जज साहब आपको परमिशन दे दें कि आप इस पर्टिकुलर विटनेस का क्रॉस एग्जामिन कर लो जिस उस क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने इससे पूछा था। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नाउ अब इसमें एक सवाल मेरा आपसे यह है कि आखिर 168 यहां पर क्यों जो एक राइट है किसी पार्टी का क्रॉस एग्जामिन करने का, उसको राइट को हटा के कोर्ट का डिस्क्रिशन बना दिया? देखिए, इसका इसका आंसर सिंपल सा ये है कि जो कोर्ट है ना, कोर्ट को हम बहुत ज्यादा कंपिटेंट मानते हैं। लॉ जो है उसका प्रिजम्पशन यही रहता है कि जज साहब और जो पूरा कोर्ट है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट है। अब अगर जज साहब कोई सवाल किसी विटनेस से पूछ रहे हैं, इफ इज क्वेश्चनिंग एनी विटनेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि जज साहब उससे प्रॉपर क्वेश्चन करके उसका क्रॉस भी कर सकते हैं। मतलब मान लो उसने कोई जवाब दिया और जज साहब उस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगेन उससे ऐसे सवाल कर सकते हैं विच इज इन द नेचर ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम अगर यहां पर पार्टी को राइट दे देते तो हम यहां पे जज साहब की जो कंपिटेंसी है उसको क्वेश्चन करते। तो यहां जो लेजिस्लेटिव विजडम है वो ये है कि हमने कोर्ट को यहां पे डिस्क्रिशन दिया है रेदर देन पार्टी को राइट देने के कि आप उस सवाल पे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो। और डिस्क्रिशन देने का पर्पज यही है कि हम कोर्ट को बहुत कॉम्पिटेंट मानते हैं और कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंटली किसी भी पार्टी या किसी भी विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं सवाल पूछने के साथ में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। जेरेमी बेंथम ने इस इंक्विस्टोरियल पावर ऑफ द कोर्ट को टर्म किया है द पावर टू टेक एविडेंस ऑफ एविडेंस। क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो कोई विटनेस आया है, वो ओरल टेस्टिमनी दे रहा है या ओरल स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट में। ठीक है, तो जो वो ओरल टेस्टिमनी कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहा है ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ओरल एविडेंस। मतलब कि ये क्या है? एक एविडेंस है। अब जज साहब उसके ओरल एविडेंस को सुनने के बाद उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब जज साहब जो यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्या है? ये भी तो बस एक प्रकार का एविडेंस को एलिसिट करने का प्रयास है, कलेक्ट करने का प्रयास है। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम ने इसको टर्म किया है द पावर टू टेक एविडेंस ऑफ एविडेंस। ठीक है, और पावर टू ऑब्टेन इंडिकेटिव एविडेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो 168 का मतलब मेन पार्ट आपको समझ में आ गया ना? इसको दोबारा में पढ़ लेते हैं। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन he considers necessary in any form at any time of any witness or of the parties about any fact, and may order the production of any document or thing, and neither the parties nor their representative shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross examine any witness upon any answer given in reply to any such question. तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज मेरे को बताइए, जब आप सेक्शन 168 को पढ़ रहे हो तो आपको इतना समझ में तो आ गया होगा कि जज साहब डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर कोई भी विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है या कोई भी पार्टी अगर कोर्ट में प्रेजेंट है तो उससे किसी भी समय पे कोई किसी भी टाइम पर कोई सवाल पूछ सकते हैं बिना वार्निंग दिए कि मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूं। डायरेक्टली एट एनी टाइम उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर पार्टी को, उस पर्टिकुलर विटनेस को उस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। ये भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? हाँ, उसको जवाब देना पड़ेगा, वो बाउंड है जवाब देने के लिए। ओके, नाउ लेकिन 168 की लैंग्वेज में क्या आपको कहीं पर भी ये चीज मिल रहा है
कि जज साहब जो हैं उनके पास ये पावर है दैट ही कैन समन एनी विटनेस। बताइए कहीं पे आपको ये चीज दिख रहा है? द आंसर इज नो, कहीं नहीं दिख रहा आपको। तो क्या जज साहब के पास ये पावर नहीं है कि अगर मान लो उन्होंने किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को पेरूज किया, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट रिटन स्टेटमेंट उनके पास आया है, प्लेंट उनके पास आया है, उसको पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि एक विटनेस है जिसको लिस्ट ऑफ विटनेसेस में इंक्लूड नहीं किया गया है, एंड ये बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग की एडजुडिकेशन के लिए ये विटनेस कोर्ट में आए। तो लेकिन हमने 168 के अंदर जज साहब को समन करने की पावर तो नहीं दी है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सेक्शन 348 बीएनएसएस एंड ऑर्डर 16 रूल 14 एंड ऑर्डर 18 रूल 17। ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 348 ऑफ बीएनएसएस। लेट्स रीड इट। अभी जो 348 हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसकी कंक्लूड इसको हम लोग प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं करेंगे। यहां पे बस हम लोग इसको 168 से कनेक्ट करने के लिए पढ़ रहे हैं। बाद में हमें इसको 313 बाद में हम लोग क्या करेंगे, 348 को रेड विथ 351 ऑफ बीएनएसएस एंड 168 ऑफ बीएसए, हम ये करेंगे। लेकिन अभी इसकी लैंग्वेज को हम लोग समझ लेंगे प्रॉपर्ली। ठीक है, नाउ what 348 says, power to summon material witness or examine any person present. Any court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Sahita, summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग बात करते हैं 348 की, तो 348 ऑफ बीएनएसएस विच वाज अर्लियर सेक्शन 311 सीआरपीसी, ये 3 प्रकार के विटनेसेस की बात करता है। ये बात करता है प्रोसिक्यूशन विटनेस की, ये बात करता है डिफेंस विटनेस की, एंड ये बात करता है कोर्ट विटनेस की। ठीक है, देखिए 348 के अंदर क्या कह रहा है, एनी कोर्ट में, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता summon any person as a witness or examine any person in attendance though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appear to it to be essential to the just decision of the case. ठीक है, यहां पर 311 सीआरपीसी या सेक्शन 348 बीएनएसएस के अंदर जो पार्टीज हैं, ठीक है, लाइक जो आपका प्रोसिक्यूशन हो गया, जो आपका डिफेंस हो गया, इनके पास भी ये राइट है कि वो 348 के अंदर एक एप्लीकेशन लगा के किसी भी पर्टिकुलर विटनेस को समन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं 348 का पर्पस क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोसीडिंग है। अभी हम लोग इन शॉर्ट समझ लेते हैं। यहां पे लाइक सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर एफआईआर रजिस्टर हुआ, यहां पे 193 के अंदर 193 सबसेक्शन 3 के अंदर चार्जशीट सबमिट हुई। ठीक है, फिर सेक्शन 210 के अंदर जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया। कौन लेगा कॉग्निजेंस? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजीएम इन दिस बिहाफ। ठीक है, उसके बाद 210 के बाद आपकी इंक्वायरी चलेगी। फिर सेक्शन 227 के अंदर प्रोसेस इशू होगा, इशू ऑफ प्रोसेस होगा। ठीक है, सेक्शन 227 के अंदर फिर उसके बाद क्या होगा, लाइक जो भी सप्लाई उप्लाई करना है डॉक्यूमेंट्स का एक्यूज को, वो सब होगा। अब हम लोग ट्रायल में एंटर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो ट्रायल है इट विल कमेंस, यहां पे ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो जब ट्रायल शुरू हो जाता है तो पहले हम प्रोसिक्यूशन को इनवाइट करते हैं कि वो अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करे। सो दिस इज द स्टेज ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। ठीक है, यहां पर जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने विटनेसेस को बुलाएगा, और जब वो विटनेसेस को अपने बुलाएगा तो पहले उनका चीफ होगा। ठीक है, फिर ऑपोजिट पार्टी उनका क्रॉस करेगी, एंड देन उनका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म हो जाएगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका सेक्शन 351 बीएनएसएस विल कम इनटू पिक्चर। 351 बीएनएसएस सेज it basically prescribes it basically talks about direct dialogue between the court and the accused. It is a डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज। ये क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका डिफेंस एविडेंस का स्टेज आएगा, जहां पे जो डिफेंस है वो अपने विटनेसेस को कोर्ट में बुलाएंगे। अब सपोज यहां पर ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस का स्टेज खत्म हो गया, लेकिन प्रोसिक्यूशन को लगता है कि भाई हमें तो एक विटनेस को अभी बुलाना बहुत जरूरी है।
ठीक है, या फिर जो उन्होंने लिस्ट ऑफ विटनेसेस सप्लाई किया था कोर्ट को, ठीक है, उसमें किसी एसेंशियल विटनेस का नाम उन्होंने नहीं डाला, जो उनको बाद में समझ में आया कि ये विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो वो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग सेक्शन 348 के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं और किसी विटनेस को बुला सकते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, अब सेम डिफेंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। डिफेंस ने जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिया था उस दौरान उसने क्या किया, कोई एसेंशियल विटनेस जो था उसको छोड़ दिया, तो बाद में दे कैन फाइल अ सेक्शन 348 एप्लीकेशन, ठीक है, एंड दे कैन समन दैट विटनेस। बट यहां पर जो समनिंग होगा ये जज साहब के डिस्क्रिशन पे होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ अब जब डी का स्टेज खत्म हो जाता है, मैं इसको हटा देता हूं, अब जब डिफेंस एविडेंस का स्टेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहां पर आपका होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट, और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद आपका आता है जजमेंट, एंड देन देयर विल बी सेंटेंस हियरिंग। ठीक है, तो जजमेंट से पहले एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, जजमेंट से पहले, यानी मान लो आप फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे हो, डिफेंस एविडेंस क्लोज हो चुका है, फाइनल आर्ग्यूमेंट का टाइम आ गया जहां पे आप पूरे प्रोसीडिंग को समअप करोगे, उस दौरान भी आप चाहो तो 348 की एप्लीकेशन लगा सकते हो। जजमेंट से पहले आप 348 की एप्लीकेशन लगा के किसी भी एसेंशियल विटनेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन याद रखना कि 348 की एप्लीकेशन को सिर्फ तब ही इंटरटेन किया जाएगा जब वो विटनेस इज एसेंशियल, व्हेन दैट विटनेस इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एडजुडिकेशन ऑफ द केस। आप ट्रायल को डिले करने के लिए 348 की एप्लीकेशन को नहीं मूव कर सकते। ऐसा नहीं कि रूटीन मैनर में जज साहब 348 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के टाइम पे और डिफेंस एविडेंस के टाइम पे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का राइट था कि वो किसी विटनेस को कोर्ट में समन करवा सकते हैं, लेकिन जब ये राइट क्लोज हो जाता है तो फिर वहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशन आ जाती है, और कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को सिर्फ उस ही दौरान इस्तेमाल करती है जब इट इज एसेंशियल कि किसी विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाए, नहीं तो उसके बिना इस पर्टिकुलर केस में प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आपको आ गया कि 348 की एप्लीकेशन को हम लोग कैसे मूव करते हैं? तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो जज साहब हैं, ठीक है, वो एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग किसी भी विटनेस को समन कर सकते हैं। यहां पे क्या क्या पावर 348 के अंदर? पहली पावर ये है कि एट एनी स्टेज, यानी कि इट वुड इंक्लूड द ट्रायल स्टेज एंड द इंक्वायरी स्टेज। ठीक है, अंडर दिस संहिता समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, समन एनी पर्सन। अच्छा, यहां पे ये क्या मतलब हुआ, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग? देखिए, अदर प्रोसीडिंग यहां पे मतलब है जो सेक्शन 144 बीएनएसएस की प्रोसीडिंग होती है ना। देखिए, 144 में ट्रायल नहीं होता है, 144 क्या है, मेंटेनेंस प्रोसीडिंग। ठीक है, मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग है, तो 144 के अंदर एक मेंटेनेंस प्रोसीडिंग जब चलती है तो उसको हम लोग प्रॉपर ट्रायल नहीं कहते, हम कहते हैं रेदर ये एक प्रोसीडिंग है जो कि एक एप्लीकेशन के ऊपर इंस्टीट्यूट की गई है। ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रायल, ये आप लोग समझ लीजिए, इट्स सम सॉर्ट ऑफ अदर प्रोसीडिंग। नाउ आगे, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता समन एनी पर्सन एज अ विटनेस, एनी पर्सन एज अ विटनेस, चाहे वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस में गया हो या ना गया हो, और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस, किसी इंसान को आपने एज ए विटनेस नहीं बुलाया है लेकिन वो उस टाइम पे कोर्ट में प्रेजेंट है, तो वहां पर भी एनी पर्सन समन्ड, और ये लिख रहा हूं एनी पर्सन प्रेजेंट। ठीक है, वो कोर्ट में प्रेजेंट है लेकिन वो एज ए विटनेस प्रेजेंट नहीं है, उसको भी जज साहब एग्जामिन कर सकते हैं। और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन्ड, अगर किसी पर्टिकुलर विटनेस का एग्जामिनेशन हो चुका है तो उसको दोबारा बुला के उसका री एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, एंड देन अगेन ही विल गो थ्रू ऑल द स्टेजेस, दैट इज एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। एंड द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एनी सच पर्सन इफ हिज एविडेंस appears to be essential to the just decision of the case। मतलब जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज एक पर्टिकुलर विटनेस जो है वो अगर कोर्ट में अपनी गवाही नहीं देगा तो चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। या फिर जो एक्यूज्ड है उसने वो क्राइम शायद नहीं किया है और ये विटनेस जो है ये आके टेस्टिमनी देगा, तभी ये चीज क्लियर होगा कि उस एक्यूज ने वो क्राइम कमिट किया है कि नहीं किया है। तो अगर सिचुएशन ऐसा है कि जस्ट डिसीजन नहीं फॉर्म हो सकता, जस्ट डिसीजन मतलब क्या है, एक जस्टिफाइड डिसीजन फॉर्म नहीं हो सकता, एक रीजनेबल डिसीजन फॉर्म नहीं हो सकता, तो ऐसे सिचुएशन में जो जज साहब है वो 348 के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। अब जो 348 की पावर है
that can be exercised suo motu by the court, or it can be exercised based on an application moved by the prosecution or the defense. Is that clear? तो जब हम लोग 168 को 348 के साथ पढ़ते हैं तो हमें इतना समझ में आ गया कि 168 के अंदर जज साहब के पास कोई भी सवाल पूछने की पावर है, और 348 के अंदर जज साहब के पास किसी को भी किसी भी टाइम पर समन करने की पावर है। तो ये तो बात हो गई हमारी क्रिमिनल लॉ की। अब हम लोग आते हैं सिविल की तरफ। एक मिनट, शायद मैंने ऑर्डर 16 और उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इसको लेक्चर को ही बंद कर देता हूँ, देन आई एडिट द सेम। मैं एक बार 3 ये जो प्रोविजन है सीपीसी के, इसको इंक्लूड करके फिर वहाँ से लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, सो अभी मतलब मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले ले रहा, मैं एडिट करके दोनों को कंबाइन कर दूंगा।